आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कहानी आउटसाइडर, जिसकी रचनाकार मालती जोशी जी हैं, उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। समझने के क्रम में हम लोग 5 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला बिंदु होगा लेखिका का परिचय, दूसरा कहानी का सारांश, तीसरा कहानी तत्वों के आधार पर आउटसाइडर कहानी की समीक्षा, चौथा बिंदु होगा कहानी में आउटसाइडर किसको कहा गया है और क्यों। पांचवा एवं अंतिम बिंदु होगा कहानी की मुख्य पात्र नीलम का चरित्र चित्रण। आज का विचारणीय प्रथम बिंदु लेखिका का परिचय। हिंदी कहानी लेखिका मालती जोशी का जन्म 4 जून सन 1934 को औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से सन 1956 में हिंदी विषय में एमए की डिग्री प्राप्त की। आपने अनगिनत कहानियां, बाल कथाएं तथा उपन्यासों की रचना की है। इनमें से अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। संप्रति भोपाल में रहकर ये साहित्य सृजन में संलग्न हैं। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं और साहित्य में क्या योगदान है आपका। अपने आंगन की छांव, परख, जीने की राह, दर्द का रिश्ता, आनंदी आदि इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह। इनकी कई कहानियों का रंगमंचन रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जा चुका है। मालती जी की भाषा शैली अत्यंत रोचक, व्यवहारिक तथा सरस है। इनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रचुरता है। मालती जी को हिंदी और मराठी की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया जा चुका है। इन्हें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वर्ष 1998 में भवभूति अलंकरण सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। मालती जी की भाषा आडंबरों से मुक्त, सहजता एवं संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। आपकी भाषा में मुख्यतः तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, किंतु आवश्यकता के अनुसार तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को भी आपने यथासंभव स्थान दिया है। यत्र तत्र लक्षणा और व्यंजना का पुट पाठक के मांस को स्पर्श करता है। मुहावरे, अलंकार आदि का प्रयोग भाषा की अधिक संप्रेषणीय बनाने में सहयोगी रहा है। वाक्य रचना सरल एवं सुस्पष्ट है। अनुभूति और अभिव्यक्ति के विशिष्ट कौशल के कारण मालती जोशी की पहचान हिंदी कहानीकारों में अलग ही है। आधुनिक युग के संवेदनशील कहानीकारों में उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वर्तमान कथाकारों में उनका विशिष्ट स्थान है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहानी के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज गए थे। नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। नीलम थकान से निढाल हो रही थी, पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हल्का हो गया था। वह अब निश्चिंत होकर बिस्तर में दुबक जाना चाहती थी, पर जनता का इरादा कुछ और ही था। बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेजकर सबके सब ड्राइंग रूम में ही जम गए थे। पम्मी ठीक ही कर रही थी। घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था, उससे कुशल क्षेम पूछने के अतिरिक्त ज्यादा बात करने का वक्त नहीं मिल पाया था। पूरे वक्त आपाधापी ही मची रही। अब आकर थोड़ी फुर्सत मिली है। अब इन लोगों के जाने की घड़ी पास आ गई है। पूनम 4 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। सुदीप भी
अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा। सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गई। एक सुमित को छोड़कर उसका पूरा परिवार उसके सामने था। सुदीप, सुजीत, दोनों भाई, उनकी बहुएं सुषमा और अलका, बहन पूनम और उसके पति नरेश। अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही थी। आज छोटे भाई की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतार्थ अनुभव कर रही थी। सुजीत कुछ कहते कहते रुक गया और उसने संकोच से आंखें झुका ली, किंतु पूनम तो हमेशा से बोल्ड रही है। वह तुरंत बोली, दीदी, बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई है। अब आपको भी शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। यह सुनकर नीलम ने क्रोधित होकर बहन को बुरी तरह डांट दिया। तभी नरेश बोल उठे, दीदी, पम्मी ठीक कह रही है। यह सिर्फ इनकी नहीं, हम सबकी इच्छा है। इस घर के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी ही होम कर दी है। नीलम ने इसे महज मजाक समझकर उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वे लोग नीलम के लिए दर्जन भर प्रस्ताव बटोर लाए थे। ऐसा लग रहा था कि छोटे भाई की शादी तो बहाना है। वे लोग शायद इसी अभियान के लिए इकट्ठा हुए थे। फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तभी सुदीप ने एकाएक पूछ लिया कि उन्हें अर्थात नीलम दीदी को लखनऊ वाला प्रपोजल कैसा लगा। नीलम के मना करने पर सुषमा ने बरेली वालों को देखने की बात कही। नीलम का कहना था कि वह इस उम्र में इतना तनाव नहीं झेल पाएगी। परिस्थितियों से लड़ते लड़ते वह तंग आ गई है। अब वह सुस्ताना चाहती है तथा जिंदगी को आनंद के साथ जीना चाहती है। तीनों वहां से उठकर कमरे से बाहर 2-4 कदम गए होंगे कि सुषमा के ये शब्द नीलम के कानों में पड़े। मुझे मालूम था वे मना कर देंगी। इतने दिनों तक इस घर में बॉसिंग करती रही हैं। ससुराल में धौस डपट सहना उनके बस का थोड़े ही है। उसे लगा शायद सुषमा ठीक ही कह रही है। पम्मी ने नीलम से कहा कि सुजीत और अलका उसे बोझ समझते हैं। अलका तो कहती है कि वह नीलम के कारण जिंदगी को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाई। पम्मी की बात सुनकर नीलम ने कहा कि वह उम्र में भले ही ज्यादा हो गई है, किंतु उसके सपने अभी भी किशोर है। उसके भाई के द्वारा लाए गए प्रस्तावों का उसके साथ कोई मेल नहीं है। उनके प्रस्तावों को वह मजाक ही समझती रही। दरअसल अब शादी की बात उसके मन में उतर गई थी। नीलम की बात सुनकर पम्मी ने कहा, तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। अभी तो तुम्हारे पास नौकरी है, परंतु रिटायर होने के बाद इस घर में तुम्हारी हैसियत एक फालतू सामान की सी रह जाएगी। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। नीलम को अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम था, किंतु अपनी मां से शिकायत थी कि उन्होंने नीलम के साथ पक्षपात किया तथा कमाने का भार अपनी बेटी के कंधों पर डालकर बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही। यहाँ तक कि नीलम की बढ़ती उम्र से भी वह अनजान बनी रही। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद घर की बागडोर नीलम ने यह सोचकर संभाली थी कि कल जब भाई किसी लायक हो जाएंगे तब वह अपनी जिंदगी जी पाएगी, किंतु ऐसा हो न सका। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया था, पर उसका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वह पूनम की शादी भी करता, और सुमित मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी उठाता। इसलिए नीलम को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। नीलम दीपू के साथ समय बिताना चाहती थी, किंतु वह शादी के लिए ली गई 15 दिन की छुट्टियों को बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन लेकर कॉलेज गई।
प्रिंसिपल मैडम ने उससे कहा कि उसे ट्रांसफर प्रमोशन के साथ मिल रहा है और प्रिंसिपल बनकर बस्तर जा रही है। मैडम ने उन्हें यह भी समझाया कि बार बार प्रमोशन रिफ्यूज करना ठीक नहीं है। घर आते हुए रास्ते में उसने ढेर सारी खरीदारी की। घर पहुंचकर नीलम अपने कमरे में जाने के बजाय सीधे दीपू के कमरे की ओर चली गई। दरवाजे पर ही उसने देवरानी जिठानी का वार्तालाप सुन लिया। अलका कह रही थी, आप तो लकी हैं जीजी, फुर से उड़ जाएंगी। ये नेहा भी 4 दिन बाद छोटू के साथ बंगलोर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा कर लाए हैं, तो भुगतेंगे। नीलम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने इतना मीठा बोलने वाली अलका उसके पीठ पीछे उसके साथ को उम्र कैद बोल रही थी। अब नीलम की समझ में आ गया था कि शायद इस उम्र कैद से रिहाई पाने के लिए ही उसकी शादी का प्रपंच रचा जा रहा है। रात को खाने की मेज पर रसगुल्लों का डोंगा सजाकर उसने ऐलान किया कि यह मेरे प्रमोशन की मिठाई है, प्रिंसिपल बनकर जा रही हूं। फिर वह बोली कि इस आपाधापी से तंग आ गई हूं, फिर बार बार प्रमोशन ठुकराना अच्छा भी नहीं लगता। पहले तो खैर मजबूरी थी, अब तो कोई बहाना भी नहीं रहा। इस बात पर सभी एकमत थे। रात बिस्तर पर लेटी हुई वह दिन भर की घटनाओं का मन ही मन जायजा ले रही थी। किसी ने भी तो प्रतिवाद नहीं किया। पम्मी ठीक ही कह रही थी, बल्कि उसने तो रिटायरमेंट के बाद की बात कही थी। पर नीलम को लग रहा था कि घर में उसकी हैसियत तो अभी से किसी फालतू सामान की तरह हो गई है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज का तीसरा विचारणीय बिंदु कहानी तत्वों के आधार पर आउटसाइडर कहानी की समीक्षा हम लोग करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी आउटसाइडर एक स्त्री के मनोभावों को प्रकट करती है। नीलम के चरित्र के माध्यम से स्त्रियों के अंतर्द्वंद की भावना को प्रकट करने का प्रयास किया है। मालती जोशी की इस कहानी की सफलता का मुख्य रहस्य उनकी कहानी कला है। कहानी के तत्वों का सफलतापूर्वक संयोजन ही उनकी कहानी लेखन की विशेषता है। आइए कथानक को देखते हैं। प्रस्तुत कहानी का कथानक एक निश्चित उद्देश्य की दिशा में यथार्थ घटनाओं और पात्रों के माध्यम से विकसित होता है। यह कथानक सामाजिक, व्यवहारिक एवं पारिवारिक व्यवस्था का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी में पात्रों का संयोजन बड़ी ही कुशलता से किया गया है। इस प्रकार नीलम में प्रमुख पात्र के सभी गुण हैं, जो कहानीकार के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। संवाद एवं कथोपकथन। प्रस्तुत कहानी में समस्या को उभारने वाले, वस्तु स्थिति की व्याख्या करने वाले और पात्रों के मनोभावों को चित्रित करने वाले संवादों को प्रस्तुत किया है। कहानी के संवाद मौलिक, रोचक तथा पात्रानुकूल है। संवादों की पात्रानुकूलता का यह उदाहरण देखिए। दीपू, मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से था। तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है, बट आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। भाषा शैली। भाषा शैली को देख ले। कहानीकार पात्रानुकूल, भावानुकूल और परिस्थिति के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने में सिद्धहस्त है। प्रस्तुत कहानी में भाषा शैली का प्रयोग पात्र, विषय और परिस्थिति के अनुकूल हुआ है। इनकी भाषा शैली अत्यंत रोचक, व्यवहारिक तथा सरस है। इनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रचुरता है, जैसे दरअसल, जनरेशन, भागम भाग, रौनक, बॉसिंग आदि। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का चौथा बिंदु, कहानी में आउटसाइडर किसको कहा गया और क्यों। आइए समझने का प्रयास करते हैं।
आउटसाइडर का तात्पर्य है घर से बाहर का व्यक्ति। यहाँ पर आउटसाइडर नीलम को कहा गया है, जो कि अपने सभी भाई बहनों से बड़ी है और वही घर का पूरा खर्च भी चला रही है। जब सभी भाई बहनों की शादी उसने कर दी तो उसे कुछ फुर्सत का आभास हुआ। वह एक स्कूल में अध्यापिका थी और अपने वेतन से ही पूरे परिवार का खर्च चला रही थी। छोटे भाई की शादी हो गई तो उन्हें हनीमून पर भेज दिया। शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। नीलम थकान से निढाल हो रही थी, लेकिन बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेजकर सभी भाई बहन ड्राइंग रूम में ही जम गए। आपस में एक दूसरे की बात होने लगी। नीलम अपने सोने के प्रोग्राम को मुलतवी कर एक कुर्सी पर बैठ गई। एक सुमित को छोड़कर पूरा परिवार उसके सामने था। सुदीप, सुजीत, दोनों भाई, उसकी बहुएं सुषमा एवं अलका, बहन पूनम और उसके पति नरेश। अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही थी। आज छोटे की शादी के बाद उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतार्थ अनुभव कर रही थी। फिर वार्ता का दौर शुरू हुआ। पूनम ने कहा, दीदी, बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं। अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। नीलम नहीं समझ पाई कि सेटल होने का क्या मतलब है। तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उसको भी अब शादी कर लेनी चाहिए। नीलम को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी उम्र 45 वर्ष की हो गई थी। वे सभी एक राय थे और उन्होंने शादी के अजीब से प्रस्ताव नीलम के समक्ष प्रस्तुत किए, जिन्हें नीलम ने ठुकरा दिया। उसने कहा कि इतनी उम्र में अब कोई तनाव वह झेल नहीं पाएगी। वह सोचने लगी कि उसकी मां ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, बस घर का खर्च चलाने वाली बना दिया। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद जब उसने घर की बागडोर संभाली थी, तब यह नहीं सोचा था कि यह उसकी नियति होगी। मन में एक क्षीण आशा थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वह अपनी जिंदगी जी सकेगी, पर वह आशा दुराशा ही साबित हुई। एक दिन नीलम अपने कमरे में जाने के बजाय सीधे दीपू के कमरे की ओर चली गई। भीतर देवरानी और जिठानी की बात हो रही थी। अलका कह रही थी, आप तो लकी हैं जीजी, फुर से उड़ जाएंगी। ये नेहा भी 4 दिन के बाद छोटू के साथ बेंगलोर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा कर लाए हैं, तो भुगतेंगे। यह सुनकर नीलम उल्टे पांव लौट गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके बारे में लोगों की कितनी घटिया सोच है। इसलिए उसकी शादी का प्रपंच रचा जा रहा है। वह अपना ट्रांसफर बस्तर के लिए लेकर आई है कि यहाँ से दूर चली जाएगी। नीलम को लग रहा था कि घर में उसकी स्थिति किसी फालतू सामान के जैसे हो गई है। हमको पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम पड़ाव मुख्य पात्र नीलम का चरित्र चित्रण, उसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। कहानी की नायिका नीलम निस्वार्थ भावना वाली, आत्मनिर्भर, दयालुता की भावना लिए हुए अपने परिवार को प्रेम करने वाली, दूरदर्शी, बुद्धिमान और परिश्रमी थी। उसके चरित्र को हम लोग कुल मिलाकर के 6 बिंदुओं पर देखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा हेडिंग्स को। निस्वार्थ की भावना वाली, आत्मनिर्भर, दयालु, अपने परिवार से प्रेम करने वाली, दूरदर्शी, बुद्धिमान और परिश्रमी, ये 6 बिंदु होंगे। आइए प्रथम बिंदु, निस्वार्थ भावना वाली। नीलम निस्वार्थ भावना से अपने परिवार अर्थात भाई बहन का पालन पोषण करती रही।
उसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के पालन में ही खत्म कर दी। अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। उसने परिवार का पालन ही अपनी नियति मान लिया और अपने जीवन को उसी में खपाती रही। दूसरा बिंदु, आत्मनिर्भर। नीलम अपनी 45 वर्ष की अवस्था तक काम करती रही है और उसकी आमदनी से घर का पालन करती रही है। उसने अपने बारे में न सोचकर भाई बहनों के पालन पोषण पर ध्यान दिया। वह एक कॉलेज में अध्यापिका थी और अपनी तनख्वाह से घर का खर्च चलाती थी। दयालु, उसके स्वभाव में दयालुता थी। भाई बहनों की अनकही बातें सुनकर भी क्रोध नहीं करती थी। उनके प्रति उसकी ममता अधिक थी। चौथा बिंदु, अपने परिवार से प्रेम करने वाली। नीलम एक आदर्श व अविवाहित महिला है। उसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लालन पालन पोषण में ही लगा दी। पांचवा बिंदु, दूरदर्शी। वह दूरदर्शी थी। उसे ज्ञात था कि अपनी शादी करने के बाद भी उसे सुख नहीं मिलेगा। सिर्फ सुख कल्पना की बात है। काफी जोर जबरदस्ती के बाद भी वह अपनी शादी के लिए तैयार नहीं हुई। छठवां एवं अंतिम बिंदु नीलम के चरित्र चित्रण का। बुद्धिमान और परिश्रमी। वह बुद्धिमान थी। भाई बहनों की बातों को तो वह बचकानी बताती है। परिश्रम का गुण तो उसके जीवन के साथ जुड़ा हुआ था तथा परिश्रम करने से वह थकती नहीं थी। तो आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना मालती जोशी द्वारा रचित आउटसाइडर कहानी को समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने 5 बिंदुओं को समझने का प्रयास किया, जिसमें पहला था लेखिका का परिचय, दूसरा बिंदु कहानी का सारांश, तीसरा कहानी तत्वों के आधार पर आउटसाइडर कहानी की समीक्षा, चौथा कहानी में आउटसाइडर किसको कहा गया और क्यों, और पांचवा एवं अंतिम बिंदु था मुख्य पात्र नीलम का चरित्र चित्रण। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। देखिएगा, स्क्रीन पर पाठ का शब्दार्थ एवं कुछ पंक्तियां हैं जिन पर प्रश्न दिया गया है, जिसके उत्तर आपको इस वीडियो में है। उसे आप लोग अपनी कॉपी में उतारेंगे, अभ्यास का प्रयास करेंगे और पाठ को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ लेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं कि आपका पाठ परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाएगा। आज जो है, आज के लिए बस इतना ही।